Hello everyone, good evening. So today I am going to read WB से 2070 पेपर 2 लास्ट 10 क्वेश्चंस, यानी आपका 2017 पेपर 2 का जो आखिरी 10 क्वेश्चन है फिनिश हो जाएगा. फिर आई विल स्टार्ट 2017 पेपर 3 फ्रॉम टुमारो. ओके, तो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट पेपर 3 2017. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो गाइस इफ यू लाइक इट. एंड क्लास एंड होने के बाद कमेंट जरूर करा करो. आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है. एंड टेलीग्राम चैनल और मेरे ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं. इन सभी का पीडीएफ जो है, जो भी मैं फ्री क्लासेस में आपसे लूँगी उनकी पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर दी जाएगी वहीं पर. सो विदाउट डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक कर रखा था, 41 से करना है. जिन लोगों ने 40 क्वेश्चन तक के नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में. मैं इसके एंड में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, टेस्टिंग होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मस्ट बी मेड टू यूज टी टेस्ट फॉर टू. होमोजेनिटी मतलब सेम, ठीक है. सैंपल वेरिएंस, अगर होमोजेनिटी दो सैंपल वेरिएंस यानी होमोजेनिटी यानी सिमिलर वेरिएंस का अगर हमको टी टेस्ट का यूज करना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, तो हमें स्मॉल सैंपल्स का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, लार्ज सैंपल्स नहीं. टी टेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब स्मॉल सैंपल होता है. ठीक है, जैक टेस्ट यूज करते हैं जब लार्ज सैंपल होता है. और टी टेस्ट में भी होता है डिपेंडेंट सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल भी होता है. डिपेंडेंट जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, और इंडिपेंडेंट जब दो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल हो तब. ठीक है, बट यहाँ पे बट यहाँ पे पूछ रहा है कि टेस्टिंग होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मस्ट बी मेड टू यूज टी टेस्ट फॉर टू स्मॉल सैंपल्स. ठीक है, दो स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन क्या है. तो ऑफ कोर्स एसिमुलेशन एकोमोडेशन है किसका कॉन्सेप्ट, पियाजे के कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट में से है, जिसमें से एक स्कीमा, एसिमुलेशन एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन. एसिमुलेशन वो क्या बोलते हैं, एसिमुलेशन में वो बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना, और एकोमोडेशन में न्यू नॉलेज को एक्वायर करना, है ना. नए नॉलेज में हम ढलते हैं, एकोमोडेट होते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, ना अपोजिट, ना इक्वल है, ना रिवर्सिबल है, कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट है, हु रोट द बुक प्रैक्टिस लॉजिक फिलोसफिकस. कर्ट गोडल, एच हान, एल विटिंगस्टीन या एम्सलिप. तो ये जो बुक है ये एल विटिंगस्टन ने लिखा है. ठीक है, और इस बुक में इसको शॉर्टकट में भी बोला जाता है, टीएलपी के नाम से भी बोला जाता है. और ये बुक जो है ये बताती है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रिलायबिलिटी, सॉरी रियलिटी. ठीक है, एंड लैंग्वेज एंड रियलिटी. ठीक है, ये क्या टीएलपी है, क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी. और साथ ही साथ ये इसका एम है टू डिफाइन द लिमिट ऑफ साइंस, साइंस की लिमिट्स को, लिमिट्स ऑफ साइंस. ये बुक फिलोसफी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें वो रियलिटी और लैंग्वेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और साथ ही साथ साइंस की क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में ये डील करता है. और ये बुक दिया किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने.
नेक्स्ट पूछा एक्सटेंड टू विच रिसर्च स्टडीज कैन बी रेप्लिकेटेड इन द सेम सिटी। किस हद बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सटेंड जहाँ पे रिसर्च की स्टडीज को रेप्लिकेट किया जा सकता है सेम सेटिंग में। ठीक है, सेम सेटिंग में रेप्लिकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो इंटरनल का तो मतलब पता है हमें, किसी इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अगर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को साइड कर दे तो इंटरनल का मतलब पता है जब कोई दो वेरिएबल या कुछ ऐसा उनके बीच, उनके अंदर का क्या रिलेशन है ना। अगर क्वेश्चंस है तो इन क्वेश्चंस के बीच में क्या रिलेशन। और एक्सटर्नल क्या है? ये क्वेश्चंस आज फिर कल, मतलब कहने का सेंस है बार बार जब हम इसी क्वेश्चन को एक्सटर्नली जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या है, सेम चीज है। और रिलायबिलिटी है क्या वैसे? कंसिस्टेंसी। और वैलिडिटी क्या बताता है? एक्यूरेसी। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसको हम सेम सेटिंग में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो, इंटरनल वैलिडिटी हमें क्या, अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो इंटरनल रिलायबिलिटी हमें बताता है कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट across items within a test, across items within a test। अब इसको खुद सोचो, विदिन अ टेस्ट है, याद करो। अगर किसी ने मेरी रिलायबिलिटी की वीडियो देखी होगी, रिलायबिलिटी वैलिडिटी, मैंने बोला है रिलायबिलिटी में एक स्प्लिट हाफ टेस्ट होता है, यानी एक ही टेस्ट को हम स्प्लिट हाफ कर देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं और इनके बीच की कंसिस्टेंसी को देखते हैं। विदिन अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है और इसी टेस्ट के अंदर की कंसिस्टेंसी को देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिलायबिलिटी। पर यहाँ तो बोला रेप्लिकेट करना है सेम सेटिंग में, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या बोलता है? ये बोलता है हम लोगों को कि extent to which, again extent to which a measure varies from one use to another। अब आप खुद ही यही देख लो, एक यूज और दूसरे यूज में कितना वैरी कर रहा है। तो यही तो बोल रहा है रेप्लिकेट कर रहे हैं सेम सेटिंग में, लेकिन अलग अलग सेटिंग सेम है लेकिन अलग अलग लोग या अलग अलग टाइम है, नॉट लोग, अलग अलग टाइम पे। तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। जैसे एग्जांपल ले लो, टेस्ट रीटेस्ट, तो ये वही तो है। टेस्ट रीटेस्ट में हम क्या करते हैं, एक ही टेस्ट, एक ही क्लासरूम, बस फर्क क्या है, टाइमिंग चेंज कर देते हैं। एक ही टेस्ट को बार बार रिप्लाई रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं टेस्ट रीटेस्ट में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। ठीक है, पूछा कौन सा जो है टॉलमैन के रिसर्च एट्रीब्यूट होगा। इसका तो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। टॉलमैन ने ही लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ थॉर्नडाइक ने दिया है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट स्किनर में बात होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारा पावलोव का है। पर टॉलमैन ने किसकी बात की थी, कॉग्निटिव मैप की बात की थी। कौन कैसे डेवलप होता है, ये लैटेंट लर्निंग से ये मैप डेवलप होता है। और लैटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट कल के इसके पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। लैटेंट लर्निंग क्या है, छुपा हुआ है, यानी उसमें वो रैट जो है उस मेज में घूम रहा है लेकिन उस लर्निंग का यूज तब तक नहीं किया जब तक उसको नीड नहीं आया। तो इसीलिए कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा है आईक्यू वाज प्रपोज्ड बाय विलियम स्टर्न इन द ईयर, किस ईयर में हुआ था? ये 1912 में हुआ था। ठीक है, ये देख लो फिर हम लोग इसका बाकी ऑप्शन देख लेंगे। असर्शन बोल रहा है टैगोर प्लीडेड फॉर ब्रिंगिंग द चाइल्ड इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद नेचर। ठीक है, टैगोर प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइल्ड को नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाओ। तो ये बात तो एकदम सही है, करते हैं। सच अ कॉन्टैक्ट, ऐसा कॉन्टैक्ट जो है वो मेक करेगा चाइल्ड को होमली विद द रियल वर्ल्ड, मतलब जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ वो घरेलू या उनके साथ वो रियल फील करेगा, रियलिटी को फील कर पाएगा, घर जैसा उनको मतलब अपना जैसा लग पाएगा। तो बिल्कुल सही है, वो चाहते हैं नेचर में आए, नेचर को सीखे, क्योंकि नेचर ही उनके लिए सब कुछ है। तो इसीलिए हमारा ये दोनों सही है।
पूछा विच आर द फॉलोइंग सैंपलिंग ब्लेंड्स रैंडमाइजेशन विद कैटेगराइजेशन। तो देखो एक पार्ट से तो वो यहीं पे आपको छांटने का ऑप्शन दिए रैंडमाइज, यानी जो रैंडम सैम्पलिंग वाले उसको, तो उसको इसमें से छांटना है। उसके बाद कैटेगराइजेशन, अब कैटेगराइज में किस में करते हैं तो खुद ही सोचो। जब हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो मैंने बताया था कि हमारे पास लड़कों का बहुत सारा फोटो है, उसमें से हम छांट लेते हैं कि ये वाला रईस लड़के का है, ये वाला पढ़े लिखे लड़के का है, ये वाला लड़का पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत पैसा नहीं है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटा बना लेते, कैटेगरी में बना लेते हैं और फिर उस स्ट्रेटा के बेसिस पे हम सैम्पलिंग करते हैं। तो इसलिए वो रैंडमाइजेशन भी और कैटेगराइजेशन दोनों को मिक्स कर देता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम। क्लस्टर में क्या करते हैं, हम एक क्लस्टर पूरा एक ढेर उठा लेते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया से पूरा क्लस्टर कर लेते हैं। मल्टी फेज में क्या होता है, हम अलग अलग फेज पे सैम्पलिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे, फिर ब्लॉक पे, फिर बैंक, ऐसे करके। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं, अगर एक इनफाइनाइट सैंपल है तो 1000 का जितना हमें सैंपल चाहिए बाई एन करके हम लोग निकालते हैं, यानी nth सैंपल निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वन टेल टेस्ट एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द रिजेक्शन एरिया इन बोथ अपर एंड लोअर साइड ऑफ द एनपीसी इच। दोनों अपर और लोअर साइड ऑफ एनपीसी में क्या होगा। तो देखो जब हम लोग ऐसे जनरल बात करते हैं, जब हम लोग टू टेल टेस्ट की बात करते हैं, तो अगर हम 0.1 पे बात करें यानी 99%, अगर हम बोल रहे हैं 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो इसका मतलब 99% हम कॉन्फिडेंट है जो भी मेरा रिजेक्शन होगा वो कहाँ जाएगा 1% एरिया में। तो 210 में दोनों एयर घेर लेते हैं और बोलते हैं 1%। अगर हम इसी को 95% बोलते हैं, यानी 95% हम कॉन्फिडेंट हैं लेकिन 5% हम रिजेक्ट कर रहे हैं 210 में, जिसमें से ढाई इधर ऐसे बढ़ जाता है। लेकिन वही जब हम लोग वन टेल की बात करते हैं, तो वन टेल में भी देखो हमें इतना एनपीसी यहाँ पे नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। सीधा सा क्या है 0.01, यानी कि 99% कॉन्फिडेंट है, एक ही परसेंट तो ऐसा है ना कि वो रिजेक्ट होगा कोई चीज। तो अगर हम वन टेल की बात करेंगे तो वन टेल में रिजेक्शन अगर लोअर लेयर में हो रहा है तो सिर्फ ये, और अगर अपर लेयर में हो रहा है तो सिर्फ ये। तो ये पूरा का पूरा 1% ले लेता है। वही 95% अगर होता तो यानी ये पूरा का पूरा 5% होता और इधर भी ये पूरा का पूरा 5% होता। लेकिन चूंकि यहाँ 0.01 है यानी 99%, तो उसका एक ही परसेंट जो है रिजेक्शन एरिया में। अब ये रिजेक्शन एरिया अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो रिजेक्शन एरिया का मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को या जो भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं उसको कहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारे क्रिटिकल रीजन में आ रहा है कि नहीं। यानी अगर मान लो एनपीसी बनाया हमने, ये 2.58 है और जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मान लो वाई 2.55, तो आप खुद ही सोचो 2.55 यानी इसके बीच में, यानी ये रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आ जाता 2.59 तो ये इधर का एरिया में यानी रिजेक्ट होगा। तो यही होता है रिजेक्शन एरिया। ठीक है, इन सब का डिटेल भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। डिटेल से यहाँ नहीं पढ़ सकते, इन सब का डिटेल पढ़ाऊंगी मैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, while examining the difference between two correlated sample, दो correlated sample हैं, the degree of freedom r, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर के लिए अलग अलग होता है, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है क्या नहीं है अपने स्टैटिस्टिक के इसमें। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे काई स्क्वायर के लिए होता है r-1 c-1 रो और कॉलम के बीच में, फिर उसी तरीके से n-1 ये भी होता है जब हम दो अलग अलग सैंपल लेते हैं। तो ये वाला इसको या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखते हैं n1 माइनस n2 सॉरी प्लस n2 माइनस 2, ये भी होता है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है टू को रिलेटेड सैंपल के बीच में, यानी दो को रिलेटेड है यानी दोनों आपस में एक जैसे सिमिलर हैं, तो ऐसे सैंपल के लिए हम लोग n-1 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे निकालते हैं, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही फॉर्मूला है, ये भी और ये भी। बस फर्क इतना है कि सबको हम अलग अलग, किसी को काई स्क्वायर में तो बता दीजिए टू सैंपल के बीच में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये सारा जो है इसका टोटल 50 क्वेश्चन जो है हम लोगों का फिनिश हुआ। मैंने पूरा डील कर दिया इसमें। अब इसमें 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ना थोड़ा छोटा हो गया
बट मैं चाहती तो 2017 का पेपर 3 भी शुरू कर सकती थी, लेकिन फिर वो मुझे पीडीएफ वगैरह चेंज करना पड़ता, तो इसलिए इसको मैं कल ही सीधा डायरेक्ट यूज करती हूँ, डायरेक्ट कल पढ़ते हैं उसको। ठीक है, ओके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करो अगर अच्छा लगता है, या कोई भी डाउट हो आप वो भी कमेंट करो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो वो भी कमेंट करो, बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान कर रही हूँ फॉर नेट प्रिपरेशन फ्री लर्नर्स के लिए, तो वो भी हम लोग शुरू करेंगे। अभी ये डब्ल्यू सेट का चल रहा है, बस 1 साल और बचा है, उसको फिनिश कर लूंगी, तो फिर हम लोग सिर्फ नेट का ही कंटेंट पढ़ेंगे। ओके, चलो गुड नाइट, टेक केयर।